जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक आप सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी टेट और सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बेसिक डिफरेंस है और वो डिफरेंस ज़मीन आसमान के अंतर जैसा है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सीटेट के एग्ज़ाम में जो चीज़ें आई वो चीज़ें आपको ना तो बुक्स में मिलती हैं किसी, और ना ही आपको किसी क्लास नोट्स में मिलती हैं। आपको सिर्फ करना ये होता है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है उसे पढ़िए और अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रखिए, और उसके बाद आप पर्यावरणीय शिक्षण के आधार पर बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। मेरा मानना है कि सीटेट में जो ईवीएस का जो पोर्शन है उसमें लगभग 25-26 क्वेश्चन बच्चा कर सकता है। बस उसे इतना करना है कि वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी पढ़े और उसके बाद पर्यावरणीय शिक्षण पे ध्यान दे। पर्यावरणीय शिक्षण का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब कोई बच्चा क्लास में पढ़ने में अरुचि दिखाता है, या फिर जो शिक्षक हैं जो क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, जो फर्स्ट का बच्चा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो बच्चा है, उस बच्चे को जब वो पढ़ा रहे हैं तो वो किस किस तरह की विधियों का प्रयोग करेंगे जिससे कि बच्चों में रुचियों का विकास हो। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते उसमें कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है या सबसे लंबी नदी कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। इसीलिए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर 4 पेज पोस्ट किए थे। आप चाहें तो देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप उस पर सर्च करिए जीएस क्लासेस विद गौरव यादव सर, तो आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आप अभी भी 4 पेज उस पर पढ़े हुए हैं और आप देख लीजिए कि वो 4 पेज सीटेट के एग्ज़ाम से कितने दिन पहले के हैं, और एक एक क्वेश्चन का आप मिलान करेंगे तो आपको पूरे 11 क्वेश्चन मिलेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम में आए थे। यानी कि 30 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन सिर्फ उन 4 पेज से हैं। लेकिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, बस इतना है कि वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है उससे मैंने वो सारे 4 पेज बनाए हैं, और वो 4 पेज से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको इतना करना होता है सिर्फ, और सीटेट में आप अच्छे खासे 24-25 क्वेश्चन कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन वो हो गए और 12-13 क्वेश्चन आप अपनी समझ के आधार पर कर सकते हैं। आपको कतई कोई क्लास ज्वाइन करने की या कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कोई कोचिंग सेंटर कभी ये नहीं कहेगा कि ऐसा ही करना है आपको, क्योंकि वो जानते हैं कि आपको क्लास ज्वाइन करने से ही उन्हें फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप सीटेट के लिए तो बिल्कुल कोई, मुझे नहीं लगता ना तो 6 to 8 के लिए और ना ही 1 to 5 के एग्ज़ाम के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट का खेल कुछ निराला है। यूपी टेट के जो 30 क्वेश्चन है पर्यावरण के, उसमें आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ही आएगा या यहाँ से आएगा। उसके लिए हमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। हमें ईवीएस ज्योग्राफी बेस्ड पढ़नी पड़ती है, और ज्योग्राफी में हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। वो टॉपिक करेंगे हम, और एक वीडियो मैं स्थल मंडल का बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको यूपी टेट और सुपर टेट के लिए स्थल मंडल को कैसे पढ़ना है, और उनमें से हम एक महाद्वीप को भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र एवं पिरामिड्स और खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखलाएं। तो नाम थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए दोस्तों, शुरू कर रहे हैं हम ये टॉपिक, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। उससे ये होगा कि जो लास्ट में मैं बहुत सारे तथ्य आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो तथ्य आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं जो हम एक वीडियो में नहीं समेट सकते, तो हम स्क्रीन पर लिख के दे देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आप वीडियो को स्किप ना करें। ऐसा कई बार होता है कि ज़रूरी चीज़ जो मैंने बोली है आपने स्किप किया 10 सेकंड का और उसी में निकल गई वो। इसलिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये बात एक परंपरागत तौर पर बोलनी होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। वैसे ये तो अपने मन की बात है, जिसका मन नहीं है वो चाहे कुछ भी आप कह लो, कितना भी कह लो, वो ना तो सब्सक्राइब करता है, ना लाइक करता है और ना ही शेयर करता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे ऐसा।
1 या 2 डिसलाइक होते हैं कभी कभी वीडियो पे, तो मैं जानता हूँ कि वो हमारे ही कुछ जानने वाले हो सकते हैं, 1 या 2 डिसलाइक करने वाले, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी है कि जिन बच्चों के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं उन तक फ़ायदा पहुँचे, है ना, कि वो कम से कम समझ सकें कि आपको यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है और किस तरीके से आपको अपनी जॉब लेनी है हर हाल में। तो दोस्तों, पारिस्थितिकी को कहते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी। इकोलॉजी जो शब्द है वो दरअसल 2 शब्दों से मिलकर बना है, आप ये जानते होंगे। एक है ओइकास और एक होता है लोगोस। बहुत ही सिंपल परंपरागत बात है, ये सभी लोगों को ये बात पता होगी कि ओइकास और लोगोस ये 2 शब्द ऐसे हैं जिनसे मिलकर बना है इकोलॉजी। और इसका मतलब है, ओइकास का मतलब होता है घर और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, है ना। किसी में भी आप देखो बायोलॉजी होता है या कोई भी और लॉजी लिखा हुआ है, लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। इसका हम कह सकते हैं कि किसी के घर का अध्ययन करने को हम पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी जो शब्द है दरअसल वो ओइकास प्लस लोगोस से बना है, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और फिर पारिस्थितिकी की परिभाषा जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको, वो आप देखें स्क्रीन पर कि पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होती है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। ये जो शब्द है, इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने किया, यानी कि अर्नेस्ट हैकल वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था और बाद में इसकी परिभाषा दी। तो ये जर्मन एक पर्यावरणविद है जर्मनी के, तो उन्होंने ये ऐसा कहा है। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है पारिस्थितिकी का, कि वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों को, जो वातावरण है आपके आसपास का और जो जीव समुदाय है, जैसे कोई भी जीव समुदाय हो सकता है, जीव समुदाय मनुष्य का हो सकता है, किसी विशेष जीव का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, तो उसके आसपास का जो वातावरण है उसके साथ जो उसके संबंध हैं उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं हम, या हम इकोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब इस इकोलॉजी में एक और शब्द है जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का भी इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। तो हम कहेंगे कि इकोसिस्टम की परिभाषा आप देखिए, ये भी स्क्रीन पर आपके आ रही होगी। इकोसिस्टम की परिभाषा क्या कहते हैं इकोसिस्टम में? इसमें कहा जाता है कि किसी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है। समुदाय के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो इसका यही सिंपल सा मतलब है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि पारिस्थितिकी तंत्रों में जैसे एक मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है, एक घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है, एक वन स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका ये मतलब है कि वो पूरा इकोसिस्टम है जिससे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर उनमें से किसी को भी हम क्षति पहुंचाएंगे तो उनके पारिस्थितिकी तंत्र को हम हानि पहुंचाएंगे। परिभाषा भले ही आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझना है कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या है, कि एक ऐसा स्थान जहां पर सभी जीव आपस में और वातावरण के साथ संबंध रखते हैं और वो एक दूसरे के लिए वहां पर रहते हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि एक दूसरे के लिए रहने का ये मतलब है कि अगर एक को भी हानि पहुंचेगी तो दूसरा उससे प्रभावित होगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। अब पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी इनको हम आगे बढ़ाते हैं और इन्हें हम डिवाइडेशन करते हैं इनका। देखिए कैसे, देखिए जो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी तंत्र है दोनों को एक साथ कर सकते हैं हम। इन दोनों का एक विभाजन है और वो है जीवीय घटक एवं अजीवीय घटक। जीवीय घटक एवं अजीवीय घटक मतलब है इसका कि बायोटिक एवं एबायोटिक। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि जीवीय घटक जो होते हैं, जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जीवीय घटक में आएंगे। तो उसमें देखो कौन कौन आएगा जीवीय घटक में। तो इसमें जीवीय घटक में सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटनकर्ता।
इसमें आप उत्पादक जानते हैं, जैसे उत्पादक होते हैं पेड़ पौधे, उत्पादक कहलाएंगे। उपभोक्ता होते हैं जिन्हें हम कंज्यूमर कह सकते हैं। उपभोक्ता का मतलब है जो उत्पादकों पर निर्भर है। उत्पादक को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो किसी और पर निर्भर नहीं है, यानी कि उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसलिए उत्पादकों को हम स्वपोषी भी कहते हैं। जो अपना पोषण स्वयं कर लेते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि जो उपभोक्ता है वो परपोषी में आते हैं। परपोषी का मतलब कि ये परपोषी का मतलब यहाँ पर यह है कि ये पूरी तरह निर्भर है उत्पादकों पर। और उपभोक्ताओं के भी 3 भाग होते हैं। देखो, उपभोक्ता भी 3 भागों में डिवाइड होते हैं। उपभोक्ताओं में एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता और फिर होते हैं उच्च मांसाहारी। कई बार ऐसा होता है कि उच्च मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि जब हम किसी खाद्य श्रृंखला का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो उत्पादकों का भोजन किया किसी उपभोक्ता ने, जैसे एक बकरी है वो एक क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर उस बकरी को खाया एक भेड़िए ने तो वो क्या कहलाया, द्वितीय उपभोक्ता कहलाया। उसके बाद उस भेड़िए को खा लिया किसी शेर ने तो वो कहलाया तृतीय उपभोक्ता। लेकिन वो तृतीय उपभोक्ता उच्च मांसाहारी भी है ना। तो उच्च मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता एक ही श्रेणी में आते हैं। कई बार ये फर्क पड़ता है इस बात से कि जो खाद्य श्रृंखला है वो कितने स्तर की है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि पेड़ पौधे हैं जो उत्पादक हैं, उन उत्पादकों को एक हाथी खाता है तो इसका मतलब यह है कि खाद्य श्रृंखला सिर्फ 2 ही स्तर की बन पाएगी, उसमें हाथी को खाने वाला कोई नहीं है ना। तो हम उसमें द्वितीय और तृतीय उपभोक्ताओं को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उत्पादक हैं और उसके बाद हाथी ने किसी पेड़ पौधे को खाया तो वो हाथी कहलाया प्राथमिक उपभोक्ता और खाद्य श्रृंखला का स्तर यहीं पे खत्म हो गया। यानी खाद्य श्रृंखला कई बार 2 स्तर की हो सकती है। जब 2 स्तर की होगी तो सिर्फ उत्पादक और उपभोक्ता आएंगे उसमें, और जब वो 3 स्तर की होगी तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आएंगे। फिर 4 स्तर की होगी तो ये तृतीय उपभोक्ता जुड़ जाएगा, और फिर आगे 5 स्तर की होगी तो उच्च मांसाहारी जुड़ेगा। और अगर उसे और आगे बढ़ाएं तो फिर आगे हम कहेंगे एक और उपभोक्ता है जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी, यानी कि मनुष्य। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला के स्तर हैं उस आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि उपभोक्ता कितने प्रकार के हैं। तो उपभोक्ता का यहाँ पर एकदम करेक्ट बताना कि ये सिर्फ उपभोक्ता सिर्फ 3 प्रकार के हैं या 4 प्रकार के हैं, ये थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हम कई बार तृतीय उपभोक्ता को उच्च मांसाहारी के तौर पर देख लेते हैं, इसलिए। तो आपको अब देखो एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी बकरी ने पौधा खाया तो पौधा क्या हो गया, उत्पादक, बकरी हो गई उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, और उस बकरी को डायरेक्ट किसी शेर ने खाया तो हम कहेंगे कि ये खाद्य श्रृंखला जो है केवल 3 स्तर की थी और इसमें प्राथमिक उपभोक्ता था और प्राथमिक उपभोक्ता से सीधे कहाँ पे पहुंच गए हम, तृतीय उपभोक्ता पर। लेकिन वो तृतीय उपभोक्ता जो था, जो उच्च मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता था, वो क्या कहलाएगा फिर, द्वितीय उपभोक्ता। इसमें अगर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आपको एक चित्र के माध्यम से भी स्क्रीन पर दिखाई देगा कि किस प्रकार से ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता निर्धारित किए जा सकते हैं। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मतलब यह है, देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लगने से भले ही टाइम लग जाए लेकिन क्लियर होनी चाहिए बात। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको कि एक कोई भी ऐसा पशु है, जैसे खरगोश है, वो सिर्फ पेड़ पौधे का सेवन कर रहा है, उसने पेड़ पौधा खाया कोई तो वो कहलाया प्राथमिक उपभोक्ता। उस खरगोश को एक भेड़िए ने या एक शेर ने खा लिया तो हम कहेंगे कि अब सीधे सीधे क्या हो गया, वो शेर द्वितीय उपभोक्ता में पहुंच गया, वो तृतीय उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी तक बात नहीं पहुंची। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है इसमें। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला को देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में हम सबसे पहले तालाब का खाद्य श्रृंखला देखते हैं। तालाब की खाद्य श्रृंखला को देखते देखते आपको तालाब का इकोसिस्टम भी समझ में आ जाएगा कि इकोसिस्टम तालाब में कैसे काम करता है। तो देखो, तालाब में शैवाल होते हैं, आप ये जानते हैं, है ना। इसके अलावा छोटे छोटे हरे पौधे भी होते हैं उसमें। इसके अतिरिक्त मछलियों का एक भोजन होता है जिसे हम एक नाम देते हैं और उसे फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो ये सब क्या है, तालाब के अंदर सब प्राथमिक, सारे के सारे उत्पादक हैं या प्राथमिक उत्पादक कह सकते हो आप, तो उत्पादक हैं ये सब। ये इन उत्पादकों का सेवन कुछ मछलियां करती हैं, है ना। तो मछली जो शाकाहारी मछली हैं
उन मछलियों के द्वारा इनका सेवन किया जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये शाकाहारी मछलियाँ हैं, छोटी छोटी मछलियाँ, वो इनका सेवन करती हैं, यानी कि ये कहलाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। और ये क्या कहलाएंगे? उत्पादक। तो ये उत्पादक हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और फिर इनका सेवन बड़ी मछली कर लेती हैं। जो मांसाहारी मछलियां हैं वो इनका सेवन कर लेती हैं। और फिर बड़ी मछली का सेवन, बड़ी मछली का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि शार्क है या कोई व्हेल है। बड़ी मछली का मतलब सिर्फ इतना यहां पर है कि जो मांसाहारी मछलियां हैं वो शाकाहारी मछलियों का सेवन कर लेती हैं। और फिर इनका सेवन कोई बगुला कर लेता है ना, या फिर मगरमच्छ भी कर सकता है। और मगरमच्छ आपको यहां भी दिखाई दे सकता है, इस जगह पे भी। तो हम बोलेंगे देखो आप क्या, ये द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे, ये तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे, या ये उच्च मांसाहारी कहलाएंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता बोलेंगे इन्हें बगुले को। और बगुला स्पेशली पूरी तरह तृतीय उपभोक्ता ही है ना। आप अगर मान लो कि आप सोचिए कि ये बगुला या मगरमच्छ है जो शाकाहारी मछली को खाएगा, तो ये द्वितीय उपभोक्ता में बदल जाएगा। तो ये कहते हैं हम तालाब की खाद्य श्रृंखला एक की हो गई। इसके अलावा कोई एक ही खाद्य श्रृंखला नहीं है, तालाब एक बड़ा इकोसिस्टम है, और इसके अंदर दूसरी खाद्य श्रृंखला देखो कैसे बन सकती है। मान लो ये शैव वाले हरे पौधे हैं, इन्हें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। कीड़े मकोड़े के द्वारा कुछ शैवालों का सेवन किया जाता है ना। उसके बाद इन कीड़े मकोड़ों को कोई मेढक खाता है, इन कीड़े मकोड़ों को कोई मेढक खाता है। इस मेढक को कोई सांप खा सकता है जो उस तालाब में रह रहा है ना। तो सांप ने इस मेढक का सेवन कर लिया, अब इस सांप को किसी बाज ने खा लिया। तो आप देखिए ये भी खाद्य श्रृंखला किसकी है? तालाब की। जबकि दोनों में देखो कितना अंतर है। यहाँ पर उत्पादक कौन है? शैव वाले हरे पौधे। कीड़े मकोड़े कौन हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करने वाले मेढक कौन हो गए? द्वितीय उपभोक्ता, है ना। और मेढक को सेवन करने वाले तृतीय उपभोक्ता सांप हो गए, और ये उच्च मांसाहारी हो गया। आप देखो इस खाद्य श्रृंखला में उच्च मांसाहारी जुड़ गया। सिर्फ किस वजह से जुड़ गया? क्योंकि इस खाद्य श्रृंखला में बीच में एक उपभोक्ता भी बढ़ गया है, इसलिए। तो ये निर्भर करता है इस बात पे कि उपभोक्ता कितने हैं, और उसी आधार पर उपभोक्ता के बढ़ने पे उच्च मांसाहारी और उच्च मांसाहारी के ऊपर भी सर्वाहारी तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई बाज का ही सेवन करने लगे मनुष्य तो वो सर्वाहारी में आएगा। लेकिन आप जानते हैं ना कि किसी मछली का सेवन तो मनुष्य भी करता है, तो मनुष्य सर्वाहारी होने के बावजूद भी द्वितीय उपभोक्ता में भी आ सकता है। तो इस तरीके से तालाब की क्या है? खाद्य श्रृंखला है। अब इस तालाब की खाद्य श्रृंखला के बाद आप घास स्थल की खाद्य श्रृंखला देख सकते हो। घास स्थल की जो खाद्य श्रृंखला है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो भी इसी तरीके की। देखो घास होती है तो उसमें घास क्या है? उत्पादक है। इस घास को खाने वाली बकरी या गाय प्राथमिक उपभोक्ता है। इस बकरी को खाने वाला कोई भेड़िया वो द्वितीय उपभोक्ता है, और इस भेड़िया को खाने वाला कोई चीता या शेर तृतीय उपभोक्ता है। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला है किसकी? घास स्थल की। उसके बाद देखो घास स्थल के अलावा इसी प्रकार से आप और भी कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ वन स्थल की खाद्य श्रृंखला, एक बार स्क्रीन पर देखिए वन स्थल की खाद्य श्रृंखला कितनी आसान दिखाई देगी आपको। बोर्ड पे लिखने से अच्छा स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप कि देखिए वन स्थल में एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष पर एक बंदर है, तो उस वृक्ष से बंदर अपना पेट पाल रहा है, यानी कि बंदर सेवन कर रहा है उस वृक्ष के फलों का। तो बंदर क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता, और वृक्ष क्या हो गया? उत्पादक। उसके बाद उस बंदर को किसी तेंदुए ने खा लिया, तो तेंदुआ क्या कहलाएगा? द्वितीय उपभोक्ता। और शेर ने तेंदुओं को खा लिया, आएगा तृतीय उपभोक्ता। और इसी तरीके से इसी वन स्थल में एक और खाद्य श्रृंखला देखो बनाई जा सकती है। आप सोच के देखिए कि इसी वन स्थल में अगर खाद्य श्रृंखला को हम बनाना चाहें तो एक और बन जाएगी, है ना। इसमें बंदर हटा दें, हम बात करें वन स्थल में छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों का सेवन करने वाला, देखो पौधे हैं एक वन स्थल में, इन पौधों का सेवन किया है किसने? खरगोश ने, है ना। खरगोश ने, इस खरगोश का सेवन किया है एक भेड़िए ने, और फिर इस भेड़िए का सेवन किया है शेर ने। तो आप देखिए ये वन की खाद्य श्रृंखला है। इसमें देखो द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता सेम है, जो कि घास स्थल में भी थे और वन स्थल में भी थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पारितंत्र में, किसी इकोसिस्टम का
कोई उपभोक्ता वो दूसरे इकोसिस्टम के साथ मैच करे, ये हो सकता है। आपको दिख रहा है साफ साफ कि पौधे उत्पादक हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीय उपभोक्ता है, ये तृतीय उपभोक्ता है। इसे हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, किसी भी स्थान की खाद्य श्रृंखला। मेन पर्पज होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे या नहीं। आपके मन में ये सवाल होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इसमें होगा कि आपको एक खाद्य श्रृंखला बना के दी जा सकती है और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनमें कौन कौन से प्रकार का उपभोक्ता है। जैसे भेड़िया इसमें कौन सा उपभोक्ता है या खरगोश इसमें कौन सा उपभोक्ता है, इस तरीके से। और अगर इसे बीच में हटा देंगे, जैसे इसे भेड़िए को हटा दें और किसी शेर ने किसी खरगोश का सेवन कर लिया, तो आपको रटा रटाया उत्तर नहीं देना है कि शेर तृतीय उपभोक्ता है। फिर हम बोलेंगे क्या, फिर हम बोलेंगे कि शेर जो है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा, क्योंकि उसने प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन किया है। तो इतनी बात याद रखनी है किसमें, इस खाद्य श्रृंखला में। अब अगला एक शब्द आता है खाद्य जाल। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि खाद्य जाल क्या होता है। तो खाद्य जाल के बारे में देखो हम बात करें अगर, तो खाद्य जाल क्या है, देखो इससे पहले हटा देते हैं, खाद्य जाल को समझ लेते हैं अब जरा। देखो खाद्य जाल का यहाँ मतलब यह है कि जब 2-3 खाद्य श्रृंखलाएं आपस में ओवरलैपिंग करती हैं, एक खाद्य श्रृंखला का कोई उपभोक्ता दूसरी खाद्य श्रृंखला के उपभोक्ता का सेवन कर लेता है, तब हम कहते हैं कि ये खाद्य जाल का निर्माण हो रहा है। जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, खाद्य जाल की सबसे पहले परिभाषा देखिए क्या है। खाद्य जाल की परिभाषा है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं और कई बार ये एक दूसरे पर अति व्याप्त होती हैं, यानी कि ओवरलैप्ड होती हैं। जैसे किसी एक खाद्य श्रृंखला का कोई शाकाहारी जीव दूसरी खाद्य श्रृंखला के मांसाहारियों का भोजन हो सकता है। खाद्य श्रृंखला की इसी तरह से जुड़ी जटिल संरचना को हम खाद्य जाल, फूड वेब कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि अगर खाद्य श्रृंखला कोई तालाब की खाद्य श्रृंखला में जैसे मछली है, और उस मछली का जो द्वितीय उपभोक्ता है, यानी कि बड़ी मछली जो द्वितीय उपभोक्ता है उसकी, या तृतीय उपभोक्ता भी हो सकती है बड़ी मछली, और फिर बगुला उस मछली का सेवन करेगा जो द्वितीय उपभोक्ता है, तो उनकी खाद्य श्रृंखला अलग है। लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है कि एक भालू मछली का सेवन करे, तो भालू किसका था, वो किसी स्थल के पारितंत्र का एक उपभोक्ता था, लेकिन उसने तालाब के पारितंत्र में घुसकर, है ना, या तालाब के पारितंत्र के एक जीव का सेवन किया। तो हम कहेंगे कि तालाब की जो खाद्य श्रृंखला था उसका एक जीव किसका भोजन बना, वो स्थल के किसी जीव का भोजन बन गया। तो हम बोलते हैं कि इसे ये खाद्य जाल है, जब एक दूसरे की खाद्य श्रृंखलाओं में खाद्य श्रृंखलाओं में उपभोक्ता क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करने लगते हैं, तब अति व्याप्त हो जाते हैं तब। तो इसे भी आप देखो, एक छोटा सा चित्र है, किसी किताब का चित्र मैंने दिया है, उस चित्र को आप देख सकते हो, तो आपको वो भी दिख जाएगा साफ साफ। तो खाद्य जाल की परिभाषा समझ गए होंगे और इस चित्र के माध्यम से भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड की। तो पारिस्थितिकी पिरामिड्स जो हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें 3 तरह के पिरामिड हैं। सबसे पहला है जिसे हम कहते हैं जीव संख्या पिरामिड, है ना। दूसरा पिरामिड है जिसे हम कहते हैं जीव भार पिरामिड, और तीसरा कहलाता है ऊर्जा पिरामिड। तो इस तरीके से 3 प्रकार के पिरामिड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 3 प्रकार के पिरामिड्स हैं दोस्तों। इन पिरामिड्स के बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले जिसने इस शब्द का प्रयोग किया था उसका नाम था चार्ल्स एल्टन। 1927 की बात है, 1927 में 1927 में चार्ल्स एल्टन नामक व्यक्ति ने ये पिरामिड्स की बात की थी। तो ये पिरामिड्स को हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो एक तो पारिस्थितिकी पिरामिड तो बोलेंगे ही बोलेंगे, इसके अलावा क्या बोलेंगे, एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है इन पिरामिड्स को। अब आपसे देखो इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसमें कि जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है।
तो उल्टा या सीधा, दो ही तरह के पिरामिड होते हैं। पिरामिड तो आप जानते ही होंगे, एक तो ऐसे पिरामिड होगा, ये पिरामिड बना सीधा बिल्कुल, एक इसका उल्टा बनेगा ऐसे ऐसे। तो ये दो तरह के पिरामिड होते हैं, उल्टा या सीधा। तो आपको याद रखना है कि जीव संख्या और जैव भार का जो पिरामिड होता है वो उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। इन दोनों के पिरामिड तो उल्टे व सीधे दोनों हो सकते हैं। और इसके अलावा जो ऊर्जा पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही बनता है, ये कन्फर्म है। तो ये एक बार में आप इसका रट्टा मार लीजिए कि ये हमेशा सीधा बनेगा, जबकि वो दोनों उल्टा और सीधे दोनों बनेंगे। उसके बाद देखो, फिर आपको ध्यान रखना है कि जब हम कोई पिरामिड बनाते हैं तो हमेशा उत्पादक को हम नीचे आधार पे रखते हैं। यानी कि आधार का मतलब है ये आधार है और इस वाले पिरामिड का आधार ये है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो सीधा पिरामिड है उसका आधार ये रहा चौड़ा सा, और जो उल्टा पिरामिड है उसका आधार ये पॉइंट में है छोटा सा आधार। तो आपको याद रखना है कि हमेशा आधार पे क्या रखा जाता है, उत्पादक। तो उत्पादक हमेशा आधार पे होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर उच्च मांसाहारी। तो हमेशा पिरामिड के आधार पर उत्पादक और सबसे ऊपर हम उच्च मांसाहारी को रखते हैं। तो इस तरीके से पिरामिड को बनाते हैं। तो देखिए, आप जीव संख्या का पिरामिड की बात करें सबसे पहले, तो जीव संख्या के पिरामिड को आप अलग अलग स्थान पर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई किसी घास स्थल का जीव संख्या पिरामिड कैसा होगा, तो आप सोच के देखिए, एक घास स्थल है, उस घास स्थल पर जीव संख्या का मतलब क्या है, देखो संख्या देखनी है उसमें। तो जीव संख्या का मतलब कि घास ज़्यादा होंगी या कम होंगी, मतलब घासों की संख्या, अगर हम घास को गिने तो घास क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, घासों की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब उत्पादक जो है वो ज़्यादा है, और उत्पादक ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उत्पादक ज़्यादा है तो आधार चौड़ा बनेगा, आधार चौड़ा बनेगा जब उत्पादक ज़्यादा है तो। उसके बाद उस उत्पादक यानी कि घास को खाने वाले बकरी, गाय, इनकी संख्या कम होगी घास की अपेक्षा, तो इनका जो ऊपर प्राथमिक उपभोक्ता है वो थोड़े कम होंगे। फिर इन गाय, भैंस, बकरी को खाने वाले जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, जैसे भेड़िए हैं, उनकी संख्या थोड़ी कम होगी, है ना, उनकी अपेक्षा तो कमी होगी। और उसके बाद शेर, चीते, इनकी संख्या उन भेड़ियों से भी कम होगी। तो इसका मतलब लास्ट में बचेगा सिर्फ छोटा सा पॉइंट। तो अब बन गया ये आधार। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि घास स्थल का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, घास स्थल का जो पिरामिड होगा वो जीव संख्या का पिरामिड कैसा होगा, वो हमेशा सीधा होगा। तो सीधा पिरामिड बनता है किसका, घास स्थल का। कहाँ पर, जीव संख्या पिरामिड में। ऐसे ही देखो, फसल स्थल का कोई पूछे तब भी सीधा बनेगा। आपको सिर्फ देखना है, आपको सोचना है कि किसी घास स्थल या किसी फसल स्थल या किसी पेड़ का या किसी वन का या किसी तालाब का, उसके अंदर जो जीव संख्या है वो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो आपको आधार चौड़ा कर देना है, और जो तृतीय उपभोक्ता है उसे ऊपर पॉइंट लगा देना है, तो सीधा पिरामिड बन जाएगा ऐसे करके, बिल्कुल सीधा। और यदि अगर जो उत्पादक हैं उनकी संख्या अगर कम है तो फिर क्या हो जाएगा, पॉइंट नीचे आएगा, यानी कि आधार बहुत छोटा होगा। और जो उच्च मांसाहारी होंगे या तृतीय उपभोक्ता होंगे वो ज़्यादा होंगे, तो ऊपर जाके थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, तो वो कैसा बन जाएगा, उल्टा। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पेड़ का आपको बना के दिखाऊं, पेड़ का कैसा होगा, एक वृक्ष का ये जीव संख्या वाला पिरामिड कैसा होगा। तो देखिए, पेड़ कितने हैं, यानी कि उत्पादक कितना है, एक ही है, पेड़ तो एक ही है, तो उत्पादक क्या हो गया, ये आधार इतना जरा सा। इसके ऊपर फिर बहुत सारे पक्षी बैठते हैं जो इस पेड़ से अपना भोजन करते हैं या अपना पेट पालते हैं। तो वो कितने होंगे, थोड़े ज़्यादा, जैसे तोते हैं, है ना, चिड़ियाँ हैं, वो सब उस पेड़ पर निवास करते हैं। उसके बाद उन सभी पक्षियों को का सेवन करने वाले, या ऐसे कह सकते हो कि जो मांसाहारी हैं, जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, तृतीय उपभोक्ता हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, मकड़ियाँ, है ना, किलनी होती हैं जो पशु पक्षियों के ऊपर निवास करती हैं और वो उन्हें खाती रहती हैं, खून चूसती रहती हैं, तो उनकी संख्या थोड़ी और ज़्यादा होगी। तो एक पेड़ का जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो पेड़ का पिरामिड किसका, जीव संख्या का उल्टा बनेगा, जबकि घास स्थल का और इसके अलावा फसल स्थल का पिरामिड क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ऐसी तालाब का आपसे पूछे, तालाब के अंदर जो शैवाल हैं और फ्लाई प्लैंक्टन हैं और भी जो छोटे छोटे हरे पौधे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी तालाब में।
फिर छोटी मछलियों की संख्या उससे थोड़ी कम होगी, बड़ी मछलियों की संख्या उससे थोड़ी और कम होगी, मगरमच्छ तो और भी कम होंगे और बगुले उससे भी कम। तो इसका मतलब यह है कि उस तालाब का पिरामिड कैसा बनेगा, फिर कैसा बनेगा, सीधा। यानी कि तालाब का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनेगा, तालाब में सीधा बनेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जीव भार पिरामिड की। तो जीव भार पिरामिड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे, फिर एक उदाहरण, जैसे अभी हमने तालाब का उदाहरण लिया था जीव संख्या पिरामिड में, तो वैसे ही जीव भार पिरामिड में भी आप तालाब का उदाहरण ले सकते हैं। तालाब के उदाहरण को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि तालाब में बहुत सारे शैवाल हैं, बहुत सारे फ्लाई प्लैंक्टन्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हरे पौधे हैं। उन सबको आप क्या करो, उन सबको निकालो और उन्हें तोलो, है ना, सबको निकाल के, तो आपको पता लगेगा कि उनका एक भार है। फिर उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनका भार, फिर द्वितीय उपभोक्ता का भार, फिर तृतीय उपभोक्ता का भार। तो आपको ये समझ में आएगा कि तालाब का जो पिरामिड है वो उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि जो फ्लाई प्लैंक्टन है, शैवाल है, उनका भार उतना नहीं होगा जितना कि प्राथमिक उपभोक्ताओं का होगा। तो उत्पादकों का भार कम है, प्राथमिक उपभोक्ताओं का भार ज़्यादा है, द्वितीय उपभोक्ताओं का उससे भी ज़्यादा है, बड़ी मछलियों को भार ज़्यादा होगा। और तो इसलिए हम कहेंगे कि ये पिरामिड कैसा बनेगा, तालाब का उल्टा पिरामिड बनेगा, है ना, किसका, जीव भार का। जबकि देखो वहां पर जीव संख्या का पिरामिड कैसा बन रहा था, तालाब का सीधा, लेकिन यहाँ तालाब का पिरामिड कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी कि जीव संख्या पिरामिड और जीव भार का पिरामिड एक जैसे ही होते हैं, लगभग लगभग, सब नहीं। जैसे तालाब के में थोड़ा अंतर था, तालाब का जीव भार पिरामिड उल्टा बना था, जबकि जीव संख्या का पिरामिड सीधा बना था। अब लास्ट में आता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, लास्ट में आता है ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड में देखो आप कि पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आप ये मान के चलो कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है ना, वो 100% है। 100% सूर्य की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं कौन, पेड़ पौधे। तो पौधों के द्वारा, यानी कि उत्पादकों के द्वारा ये 100% ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। ये 100% ऊर्जा में से केवल 10% ऊर्जा का वो संचय करते हैं, यानी कि 10% ऊर्जा का संचय करते हैं। बाकी 90% ऊर्जा वो अपने बढ़ोतरी में, यानी कि बढ़ने में, उनका जो विकास होता है पेड़ पौधों का, उसमें खर्च कर देते हैं। तो इसके 10% ऊर्जा जो बची उसे प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। तो 10% ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर किसी पौधे को बकरी ने खाया, तो बकरी ने इस पौधे की 10% ऊर्जा ग्रहण की। तो बकरी के पास जो ऊर्जा है वो कितनी है, 10% किसकी, इसकी। लेकिन खुद की कितनी है, 100%। खुद की 100% है, इसका मतलब 10% ऊर्जा वो संचय करेगी और 90% ऊर्जा अपनी बढ़ोतरी में खर्च हो जाएगी उसकी, यानी कि वो अपने विकास के क्रम में वो खर्च कर देगी, दौड़ने भागने में, उसकी हड्डियां बढ़ेंगी, उसमें खून बढ़ेगा। इस सब में 10% ऊर्जा उसमें संचय रहेगी, लेकिन 90% ऊर्जा सब खर्च हो जाएगी। तो उस 10% ऊर्जा को फिर द्वितीय उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, है ना। द्वितीय उपभोक्ता का मतलब उस बकरी को अगर कोई भेड़िया खाएगा तो उस भेड़िया में उस बकरी से कितनी आएगी, 10% ऊर्जा। और उस भेड़िया के पास वो 10% ऊर्जा उस भेड़िया की कितनी है, 100% है। भाई हम किसी होटल में जाते हैं और वहाँ का कुछ खाना खाते हैं, तो वो खाना उस होटल का कितना है, 10% है ना। उस होटल का तो और भी लोग खाएंगे ना उसे, तो 10% खाना उस होटल का, लेकिन हमारे लिए कितना, 100% है ना, हमारे लिए वो 100% है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर है कि इस प्राथमिक उपभोक्ता का जो 10% मिला है पौधे से, वो इसका 100% है। फिर इसमें से 90% वो खर्च कर लेगा, 10% संचय करेगा, वो 10% ट्रांसफर होगा द्वितीय उपभोक्ता को। फिर ऐसी द्वितीय उपभोक्ता के लिए वो 100% है, जो 10% आया है, तो फिर 90% वो खर्च कर लेगा और 10% संचय करेगा। फिर इसे लेगा कौन, जो तृतीय उपभोक्ता होगा। तो ये पिरामिड कैसा बन गया, सीधा। यानी कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं, है ना, हमेशा। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 10% ऊर्जा पिछला वाला जो चरण है वो अगले वाले चरण को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता को, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता को ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए ये 10% ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। 10% का ऊर्जा पिरामिड बोलते हैं,
किसे, इस ऊर्जा पिरामिड को, क्योंकि इसमें हर चरण में 10% ऊर्जा क्या होती है, अगले वाले उपभोक्ता को ट्रांसफर हो जाती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आई होगी कि पिरामिड्स कैसे बनते हैं। आपको वीडियो के अंत में, अब ये वीडियो का अंत है, तो वीडियो के अंत में आपको कई सारे फैक्ट मिल जाएंगे। आपको पिरामिड्स अगर आपको समझ में ना आए तो आप, एक तरीका ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे रटने में बड़े माहिर होते हैं। हालांकि रटंत विद्या एक तरीके से आप कह सकते हो कि कभी काम आती है, कभी नहीं भी आती है, लेकिन समझ हमेशा काम आती है। आपके पास अगर समझ अच्छी है तो आप वो पेपर भी कर सकते हैं जिस पेपर में आपका पढ़ा हुआ कम आया हो। और आपकी अगर रटंत विद्या है तो आप वही कर पाएंगे जो आपने रटा है, और नहीं आया तो कुछ नहीं होगा फिर। तो इसलिए अगर रटना चाहें तो आप रट सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर लिख के दिए हैं कि किस तंत्र में किसके पिरामिड कैसे होंगे, सीधे उल्टे कैसे होंगे, यानी कि जीव संख्या का पिरामिड कैसे कैसे होते हैं। और ऊर्जा पिरामिड तो पता ही है सीधा ही होगा, उसे तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो एक ही बार में याद है, सीधा है। और जीव भार के पिरामिड कैसे कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अब अगला वीडियो जो मैं आपको बना के दूंगा वो वीडियो है स्थल मंडल का, और स्थल मंडल में हम एक महाद्वीप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। पिछली बार भी मैंने कहा था लेकिन बन नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है इतने ज़्यादा कि हम आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना के दे पाए। ऊपर से ऑफलाइन क्लास ज़्यादा है, तो ऑफलाइन क्लास ज़्यादा होने की वजह से टाइम भी थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कोशिश है हमारी कि जितना हम कर सकते हैं कर रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।